गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपने जो अध्याय चल रहा है, लेसन चल रहा है, वो है पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें अपनी ये जो तीसरी कक्षा है, तीसरा लेक्चर है इसका। तो इससे पहले वाले में अपने इकोसिस्टम की परिभाषा पढ़ी, इकोसिस्टम के प्रकार पढ़े, और फिर जो दूसरी कक्षा थी उसके अंदर अपने इकोसिस्टम की जो कार्य हैं, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के जो कार्य हैं वो पढ़े। और पारिस्थितिक तंत्र के कार्य के अंदर अपन ने पारिस्थितिक स्तूप का पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला का पढ़ा था। पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स थे, 3 प्रकार के थे ना। इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स थे कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे, आपको पता ही है। एक तो जीव संख्या के आधार पर स्तूप था, दूसरा था वो जीव भार के आधार पर स्तूप था, और तीसरा जो स्तूप था वो ऊर्जा के स्तूप था, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। इनका अपने परिवेश कक्षा में, पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में अपने अध्ययन किया था। और इसके बाद उसके बाद अपने खाद्य श्रृंखला भी पढ़ी थी। इसके अंदर खाद्य श्रृंखला है ना, उसके अंदर उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, और फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर चरम उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला के अपन प्रकार भी पढ़े थे, है ना। खाद्य श्रृंखला के प्रकार भी पढ़े थे अपने। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। परभक्षीय शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला होती है, दूसरी जो अपन ने बात की थी वो परजीवी खाद्य श्रृंखला थी, और तीसरी थी वो अपरजीवी या मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला थी। तो आज की जो कक्षा में अपन आगे का इसमें इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल या फूड वेब क्या होता है? जाल का मतलब क्या होता है? आप क्या समझते हो जाल के मतलब से? जाल का मतलब होता है आपस में इंटरेक्ट होना। कोई भी, चाहे रस्सी का जाल हो या कोई धागे का जाल हो, तो आपस में जब इंटरेक्ट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, क्रॉस में जुड़ जाते हैं, तो उसको जाल बना दे। उसी प्रकार से ये कहना क्या चाहता है कि जैसे प्रकृति के अंदर इतनी सरल खाद्य श्रृंखलाएं नहीं पाई जाती। मतलब जैसे अपने कल पढ़ा था, सीधी सीधी लाइन, जैसे इसमें देखिए कि सीधी लाइन में इस प्रकार से इसको ये खा गया, इसको ये खा गया, इस प्रकार से, है ना। तो ये खाद्य श्रृंखला। और अपने घास, जो घास की खाद्य श्रृंखला थी उसमें भी था। घास को क्या खाता है? घास को कौन खाता है? खरगोश खाता है। खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को शेर खाता है। इस प्रकार सिंपल खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है, इतनी सिंपल श्रृंखला नहीं पाई जाती। मतलब कहने का मतलब क्या होते हैं, ये आपस में जो जीव होते हैं वो आपस में श्रृंख आहार के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मतलब अति जटिल होती है। मतलब क्या हुआ, देखो इस डायग्राम से समझते हैं, फिर अपन इस थ्योरी का देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये उत्पादक है घास। इसको जरूरी नहीं है कि रेबिट ही खाए, खरगोश ही खाए, इसको हिरण भी खा गया, चूहा भी खा गया, ये कीड़े भी खा गए, और ये कीट भी खा गया, ग्रास ऊपर भी खा गया। अब जरूरी नहीं है कि खरगोश को, है ना, खरगोश को ये लोमड़ी खाए। खरगोश को लोमड़ी खाए, खरगोश को शेर भी खा सकता है, कुत्ता भी खा सकता है। तो मतलब क्या होता है, खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है, आपस में गुथी होती है, इंटरेक्ट होती है एक दूसरे ऊपर, है ना। तो इतनी सरल नहीं होती, एक जाल नुमा संरचना बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। देखो इसमें बता भी रखा है ना। नहीं किसी देखिए इसमें आपकी थ्योरी में लिखा है, अपितु विभिन्न प्रकार की खाद्य आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम में जुड़कर अत्यंत जटिल खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इसका कारण यह है कि एक प्राणी कई प्रकार के प्राणी का भोजन बन सकता है। उदाहरण के लिए एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डी या चूहा, अतिरिक्त खरगोश, गाय, बकरी और अन्य शाकाहारी द्वारा भी खाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, कोई जरूरी नहीं है घास को कोई मतलब टिड्डा ही खाए, उसको चूहा भी खा सकता है, उसको खरगोश भी खा सकता है, उसको बकरी भी खा सकती है। तो ये मतलब आपस में जटिल होती है। फिर खरगोश है तो खरगोश को कुत्ता भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकती है, और भी कोई मांसाहारी जो जानवर है वो भी खा सकते हैं, गिद्ध भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है। तो मतलब इस प्रकार से आपस में इंटरेक्ट रख के ये क्या करते हैं, जाल का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे किसी भी जो पारितंत्र इकोसिस्टम है, तो खाद्य जाल जितना जटिल होगा ना, उतनी उसके अंदर स्थिरता संतुलन होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए कई बार जीवों का उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। मतलब समझे इसका मतलब क्या होता है? पारितंत्र जो होगा, इकोसिस्टम होगा, खाद्य श्रृंखला जितना जटिल होगा, जितना जटिल मतलब ये इसको खा गया, वो उसका खा सकता है, वो उसका खा सकता है, वो उसको खा सकता है, वो उसको भी खा सकता है ना। जैसे जैसे अपन बात करें, जैसे ये खरगोश वाला एग्जाम्पल ले लिया, चूहे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। चूहे का, तो चूहे को सांप भी खा सकता है
ठीक है, बिल्ली भी खा सकती है, लोमड़ी भी खा सकती है, कुत्ता भी खा सकता है, और भी कोई मांसाहारी जीव खा सकता है, शेर भी खा सकता है। तो इस प्रकार से मतलब खाद्य श्रृंखला या जितनी ज़्यादा जटिल होगी उतनी ज़्यादा उसमें स्थिरता और संतुलन होगा। कैसे कि मान लो अब जैसे जो बिल्ली है ना, बिल्ली है मान लो, या अपन मानते हैं जैसे खरगोश है, तो घास है तो घास को खरगोश खाता है, तो है खरगोश खाता है घास को, तो उसको हिरण भी खा सकती है ना। और हिरण जैसे शेर है तो चूहे को खाता है और खरगोश को खाता है। यदि ये दोनों नहीं मिले तो वो हिरण को भी खा सकता है। तो इससे क्या हो जाएगी, उसके ऊपर उपलब्धता रहेगी, जीवों के पास क्या रहेगी, दूसरे विकल्प रहेंगे कि वो जरूरी नहीं है कि वो इसी खरगोश को खाए, वो हिरण को भी खा सकता है। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, उपलब्धता रहेगी और एक संतुलित रहेगा, मतलब अल्टरनेट विकल्प के रूप में उनके पास व्यवस्था रहेगी ये, जिससे उस जीव की स्थानीय पूर्ति अन्य जीव द्वारा हो सकती है। जैसे मैंने बताया, मतलब जैसे खरगोश नहीं मिला तो वो हिरण के खा सकता है। ऊर्जा का प्रवाह इन वैकल्पिक प्रयुक्तों में होने लगता है। इस प्रकार की व्यवस्था खाद्य श्रृंखलाओं में नहीं होती। खाद्य श्रृंखला इस समुदाय में जीवों में बहुउद्देशीय संबंधों प्रकट करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी अनेक वैकल्पिक प्रयुक्तों से होता है। मतलब अपने जो चेन पड़ा था, जो चेन पड़ी थी, खाद्य श्रृंखला पड़ी थी, उसके अंदर तो ऊर्जा का प्रवाह था, एक ही दिशा में था। लेकिन इसमें जरूर थोड़ी ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार से भी हो सकता है ना, जिग भी हो सकता है, इस प्रकार से मल्टी डायरेक्शन हो सकता है ना। मल्टी डायरेक्शन मतलब बहुदिशीय हो सकता है ना। और जो होता है किधर से, उत्पादक से जो उपभोक्ता है उधर होता है, लेकिन और ऊर्जा का स्तर कम भी होता जाता है, लेकिन क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन हो सकता है। इसके बाद आता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवेश, स्थानांतरण, वितरण उष्मागति के दो मूल नियमों से के अनुरूप करते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या आपने फिजिक्स में परिभाषा में पढ़ा होता है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की परिभाषा पढ़ते हैं। कार्य केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक जीव को अपनी क्रियाओं के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है ना, वो गेन करता है और उसके ऑक्सीडेशन करता है, उनके भोज्य पदार्थों को उसे ऊर्जा मिलती है, उससे अपने दैनिक चर्या को कार्य करता है। किस पारितंत्र ऊर्जा का एकमात्र और अंतिम स्रोत क्या है, आपको पता है, सूर्य है। अपने पास अपन भी है, कोई भी जीव है, तो उनके पास ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से ही मिलती है। चाहे वो उत्पादक के द्वारा बना के जो अपना खाना लेते हैं, जो उत्पादक है, जो पेड़ पौधे वो खाना बनाते हैं, वो सूर्य से बनाते हैं और वो अपन खाते हैं। तो ऊर्जा कहाँ से आई, सूर्य से आई है। ये कहता है, मतलब कहने हैं कि जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जो पौधे केवल 1% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कितने परसेंट, 1% ऊर्जा, 99% जो ऊर्जा होती है वो रिटर्न हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है या एनवायरनमेंट में और एक्टिविटी में यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो सन से जो टोटल एनर्जी आती है उसकी केवल 1% जो एनर्जी होती है उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देखो ये लगा, केवल 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। और जो वृक्ष होते हैं, वन वृक्ष होते हैं, मतलब जो जहाँ जंगल होते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उस ऊर्जा का 5% तक ऊर्जा की यूज किया सकता है। अब पृथ्वी पर कुल प्रकाश लगभग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 90% जो ऊर्जा यूज होती है। अब 1% जो ऊर्जा यूज करते हैं उसका भी जो 90% है ना, 1% का भी 90% है। ये जो जलीय पौधे होते हैं, जो जैसे समुद्री डाइटम शैवाल द्वारा संपन्न होती है ना, उनका जो 1% का भी 90% जो यूज होते हैं। 1% सनलाइट का 1% कौन, पौधे प्रकाश संश्लेषण यूज करते हैं। उस ऊर्जा का भी 90% जो प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो क्या होते हैं, डाइटम्स होते हैं, शैवाल्स होते हैं, जो समुद्री पौधे होते हैं विशेषकर वो यूज करते हैं, है ना। और शेष भाग जो इसका बचता है वो, मतलब 10% जो भाग बचता है वो कौन करते हैं, 1% का 10% भाग कौन करते हैं, शेष भाग को स्थलीय पौधे करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना, इसलिए इनके भी वर्ष सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके बाद का जो पौधे जो कल्टिवेटेड वृक्ष है, जो अपन उगाते हैं, घास जाती हैं, और कोई भी जो प्राप्त की ऊर्जा का औसत 10% अधिक ऊर्जा अपने शरीर निर्माण प्रयोग नहीं कर पाता, शेष ऊर्जा का उष्मा रूप में आदि क्रियाओं में हासिल करते हैं। जैसे अब टेंस आगे पढ़ेंगे, जो दक्षांश का नियम पढ़ेंगे, तो यही है कि जो अब मान लो 1% सनलाइट का यूज करके जो पौधे फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके अंदर ऊर्जा मान लो 100%, अपनी तरफ से उसने कितने 100% ऊर्जा बना ली।
तो ये कह रहा है कि 100% के अंदर केवल 10% ऊर्जा ही वो अपने कार्य के लिए यूज करता है, बाकी 90% जो ऊर्जा होती है उसकी खर्च हो जाती है किसमें, उसके जो सांसनीय क्रिया है और कार्य है उनके अंदर खर्च हो जाती है ना, इस प्रकार है। अर्थात खार श्रृंखला में ऊर्जा के स्थान में एक पोषक स्तर से लगभग 10% ऊर्जा ही संग्रहित होती है। देखो मैंने बताया केवल 10% ऊर्जा संग्रहित होगी, बाकी 90% होती है वो लॉस्ट हो जाती है या रिटर्न हो जाती है या दूसरे दैनिक कार्यों में उसके जो क्रियाएं हैं उनमें खर्च हो जाती है। इसे पारिस्थितिकी का दक्षांश का रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथ कहते हैं, याद रखना। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस प्रकार सौर ऊर्जा से प्राप्त 100 कैलोरी जो पादप को है ना, मान लो सौर ऊर्जा की मात्रा 100 कैलोरी हो तो पादप को 10 कैलोरी, उन पादपों को चारण करने वाले शाक पक्षी को 1% है ना, और उन शाकाहारी को खाकर मांसाहारी में केवल 0.1%। मतलब क्या हुआ कि मान लो सौर ऊर्जा से कितनी परसेंट हुई है, 100% एनर्जी आई है। जो प्राथमिक उत्पादक उसको कितनी मिली, इसका 10% कितना हो गया, ठीक है 10% मिली इसको, ठीक है, मतलब इसका 10% हो गया, 10 किलो कैलोरी मिल गई। अब जो प्राथमिक उत्पादक है उसको जो खाएगा है ना, जो शाकाहारी होगी बकरी खाएगी, तो इसका इसका 10% कितना हो गया, 1, ठीक है। तो इसके पास कितनी कैलोरी पहुंची, 1 किलो कैलोरी। और मान लो इसको कोई मांसाहारी खाता है तो इसका 10% कितना हो गया, 0.1%, ठीक है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता के पास पहुंची तो कितनी एनर्जी बची, 0.1%। और अब इसका 10% क्या दिया, 0.01%। जो टॉप उपभोक्ता जो तृतीय उपभोक्ता होगा और जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके पास कितनी 0.001। मतलब क्या 10% एनर्जी होती है वो इस प्रकार से 10% एनर्जी होती है वो इस प्रकार से चेंज होती रहती है, मतलब 10% एनर्जी स्थानांतरित होती है। अब आता है ऊर्जा प्रवाह के, मतलब देखो इस डायग्राम में बता रखा है कि जो देखो डायग्राम में बता रखा है इसमें कि जो सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है मतलब सूर्य से ऊर्जा मिलती है। देखिए कि सूर्य है तो उससे विकिरण ऊर्जा प्राथमिक जो उत्पादक है उसको मिली, ठीक है। इसने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा में बनाया इसको और फिर कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ह्रास होगी, फिर इसको प्रथम उपभोक्ता ने प्राप्त किया, फिर उसके बाद रासायनिक ऊर्जा किसको ट्रांसफर होगी, यांत्रिक ऊर्जा में जो कार्य करेगा उसमें ट्रांसफर होगी, कुछ ऊर्जा उसमें खर्च होगी। तो ये कह रहा है कि मान लो इसके पास ये 100 किलो कैलोरी ऊर्जा थी, इसके पास 10 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंची, इसके बाद इसका 10% कितना हो गया, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंची। और जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके पास 0.1 किलो कैलोरी पहुंची, उससे आगे होगा उसका 10% 0.001% किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंची। अब आता ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप। ऊर्जा प्रवाह के प्रारूपों की बात करें अपन तो प्रत्येक पारिस्थितिक श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह के मुख्य आयाम, जो 2 मुख्य आयाम ध्यान देने योग्य। ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह होता है, आप जानते हो हमेशा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, विभिन्न श्रेणी उपयोगिता तक पहुँचता है। मतलब क्या होता है, उत्पादक से ये विभिन्न श्रेणी के एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में, एक ही दिशा में, उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचता है। मान लो बकरी ने घास खा लिया तो घास वापस थोड़ी देगा, मेरा घास वापस दे, ये उगा देगी क्या बकरी, है ना। तो मतलब यूनिडायरेक्शन फ्लो होता है। अब दूसरा जो इसका नियम आता है उसकी बात करते हैं। दूसरा नियम देखो, पोषण स्तर के बढ़ते क्रम में ऊर्जा प्रवाह की मात्रा उत्तरोत्तर घटती रहती है, सही है। जैसे जैसे अपन पोषण स्तर में बढ़ते जाएंगे, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और जो
टॉप मोस्ट है, जो चरम उपभोक्ता है वहाँ तक जाएंगे तो ऊर्जा का स्तर होगा कम होता है। ये उत्पादक स्तर का अधिकतम, चरम उपभोक्ता का जो होता है वो न्यूनतम होती है। वहाँ पर ऊर्जा कितनी होती है? न्यूनतम होती है चरम उपभोक्ता के पास। तो ये वापस वही बता रहा है कि जो सौर ऊर्जा से जो अंश 1 से 5% तक की जो अवशोषित करते हैं, और उस ऊर्जा का बड़ा भाग पौधे शोषण में व्यय हो जाता है। क्यों? कितना परसेंट? 90%, 10% भाग ही वो अपने लिए संचित रख पाते हैं और पौधे के रूप में ग्रहण करते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा का अधिकांश भाग पुनः शोषण जैसे 10-30% और अन्य दैनिक क्रियाओं में 60% खर्च होता है। इस प्रकार 90% तक वो खर्च हो जाता है और 10% ही उनके पास रहता है। और जब किसी उस पौधे को कोई खाता है तो उसमें 10% ही वो क्रिया ट्रांसफर हो जाती है। ये क्रिया सतत आगे चलती रहती है, अर्थात विभिन्न जीवों में मृत्यु के बाद उनके शरीर बची हुई अपकटों द्वारा व्यय करके ऊष्मा ऊर्जा में बदल दी जाती है। अब क्या होगा? मान लो पौधा मर गया तो उसके अंदर जो 10% ऊर्जा बची, तो जो मरने के बाद उसका, है ना, जो उसको जो अपघटक है, जीव है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या कर लेंगे? उस ऊर्जा को काम ले लेंगे। और मतलब क्या होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में पुनः ऊर्जा रिटर्न नहीं होती है। पौधा था, ठीक है, उसके अंदर जो भी ऊर्जा थी, मान लो 100% ऊर्जा थी, तो उसमें से उसने 30% शोषण में कर ली, 60% अन्य दैनिक चीज़ों में कर ली, 90% बची की थी 10%। अब मान लो उसकी मृत्यु हो गई, डेड हो गया, तो जो डिकम्पोजर होंगे, 10% ऊर्जा होगी, वो अपने उसको डिकम्पोज करेंगे, अपघटन करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु होंगे, अपघटन करेंगे, तो वो उसको यूज कर लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा? ऊर्जा का क्या होगा? यूनिडायरेक्शन फ्लो, वापस रिटर्न नहीं हुई। हालांकि कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है, अकार्बनिक पदार्थ रूपांतरित हो जाते हैं और वो पौधे वापस काम लेते हैं, लेकिन ऊर्जा वापस नहीं जाती है। पारितंत्र में अनुपयोगी प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ताओं का स्वांगीकृत भाग तथा मलमूत्र आदि अपरिवर्तित हो जाते हैं, जो अपघटों के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करते हैं। इस प्रकार पारितंत्र ऊर्जा चक्र में भ्रमण नहीं करके केवल प्रवाहित होती है, इसलिए ऊर्जा का इसको प्रवाह, जैसे मैंने बताया, इसमें वापस भ्रमण नहीं करती, वो ऊर्जा उन अपघटक के द्वारा यूज है। इस सदैव ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिवसीय होता है, एक दिशा में होता है। अब आता है ओडम ने ऊर्जा प्रवाह एक दिवसीय जो की सहायता, मॉडल की सहायता से प्रेरित की। इसमें बॉक्स था, इसमें देखो आपको बताऊंगा मैं, इसमें एक तो बॉक्स होगा और एक पाइप होगी। तो बॉक्स को तो जैव भार दर्शाता है, पाइप जो बता रहे हैं वो ऊर्जा के प्रवाह को निर्मित करते हैं। इस पर प्रत्येक उत्पादक स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का केवल 0 भाग ही चरम पोषक तक पहुँचता है। देखो 0.01% भाग ही चरम जो उपभोक्ता होता है पोषक स्तर उस तक पहुँचता है। कैसे पहुँचता है? वापस सुन लो कि मान लो 100% ऊर्जा है, ठीक है, प्राथमिक उत्पादक उसके पास 10%, या मान लो पादप के पास, उपभोक्ता के पास 10% है, प्राथमिक जो उपभोक्ता है 10, उसके पास 10% पहुंची इसकी, तो 10% 10 होगी। अब इसके पास इसका 10%, जो द्वितीय के उपभोक्ता है उसके पास उसका 10%, 1% होगी इसकी। फिर जो तृतीय के उपभोक्ता है उसके पास 0.1%, उसके बाद जो उपभोक्ता होगा 0.01%, उसके बाद जो टॉप उपभोक्ता होगा उसके बाद 0.01%, मतलब 10% एनर्जी होती है वो कम होती जाती है। इसमें ग्रेजिंग चैनल या चारणवाही का भी कहा जाता है। इस तरह जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी प्राप्य ऊर्जा उतनी ज़्यादा। क्यों खाद्य श्रृंखला छोटी होगी? मतलब क्या होगी? मान लो पादप के पास 100% है और इसके पास 10% और इसके पास 1%, मतलब खाद्य श्रृंखला उतनी ज़्यादा ऊर्जा इसमें चरम उपभोक्ता तक हो सकती है और उतनी कम ऊर्जा व्यय होगी, कम होता है। ओडम ने अन्य मॉडल पुस्तक से सार्वत्रिक मॉडल कहा जाता है, अपन आगे बात करेंगे ना, जो किसी भी जैविक घटक या पौधे के प्राणी जीव या व्यष्टि जीव या शेष पोष समूह के लिए प्रपोज है। इस प्रकार प्रारूप में चित्रित कर सकता है। ओडम ने इसे वाई आकारीय 2 चैनल द्वारा प्रवाह कर सामान्य प्राप्त दिया, जो स्थलीय जलीय दोनों प्राकृतिक तंत्रों के लिए एप्लीकेबल प्रपोज है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो पहले एक दिवसीय मॉडल वाला बता देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें पोषक स्तर है, उत्पादक है, उत्पादक से द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता। मतलब ये जो टोटल एरिया है, ये एरिया क्या दिखाता है? इसकी उत्पादक की ऊर्जा को दिखाता है पूरा एरिया। इसके पास अभी सबसे ज़्यादा ऊर्जा है तो इसका ब्रैकेट देखो, ये जो कॉलम है, बॉक्स है, जैव भार है, ये ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे ये देखो सन से ऊर्जा मिली है, और ए का मतलब क्या है? सकल उत्पादन, जो प्रकाश से जिसमें टोटल ऊर्जा का उत्पादन किया वो। तो अब इसमें से देखो कुछ ऊर्जा तो ऊष्मा के रूप में हास होगी, कुछ ऊर्जा आर मतलब शोषण क्रिया में हास होगी, है ना। और बची हुई जो ऊर्जा है वो क्या होगी? जो शाकाहारी खाएगा उसको दे दी गई। देखो इसमें आ गई, ये पाइप से आ गई ना। फिर कुछ ऊर्जा इसमें जब ट्रांसफर होती है तब वो नॉट यूजेबल जो एनर्जी होती है वो थोड़ी लॉस हो जाती है, जब ट्रांसफर में एक से दूसरे के अंदर जाती है तब भी, है ना। अब देखो ये जो शाकाहारी उसके अंदर भी ये रेस्पायरेशन में खत्म होगी, कुछ
उसकी और दैनिक चर्या में खत्म होगी और फिर आगे वो ट्रांसफर कर दी। ये देखो और ब्रैकेट ऊर्जा का स्तर देखो छोटा हो गया, जो बॉक्स है वो छोटा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से एक दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण किया है। अब दूसरा ये बता रहा है कि वाई मॉडल जो बताया है, वाई मॉडल बताया जो इसने ओडम ने जो वाई मॉडल दिया था, ऊर्जा प्रपोज दिया था, ये स्थलीय और जलीय दोनों के लिए बता रहा है। तो इसमें देखो सूर्य से पादप ने लिया और इसमें मतलब दो दिशा हो सकती है, एक तो शाकाहारी खा गया इसको, या इसको ये मर गया, या इसको अपर्दनी मतलब अपर्दनी जो अपघटक थे वो खा गए, ठीक है। तो इसमें दो हो सकते हैं। फिर उसको शाकाहारी कौन परभक्षी खा गए, शाकवर्ती जो खाद्य श्रृंखला उसमें चला जाएगा इस प्रकार से, और ये भी पौधा मरेगा, है ना, तो इसके अपर्दनी खा गए, है ना, जो परभक्षी मरेंगे इसको भी क्या कर देंगे, अपघटक खा जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मतलब वाई शेप बन जाती है। देखो इस प्रकार से दो हो सकती है, पौधे के साथ दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो शाकाहारी खा सकता है या खुद वो मर जाए, तब इस प्रकार से अपर जो उपभोक्ता है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसने ऊर्जा के प्रवाह को बताया था। ऊर्जा का प्रवाह मतलब शाकाहारी उस चैन से होते हुए जा सकता है और अपर्दनी श्रृंखला से भी जाके हो सकता है। प्रत्येक वाई आकार के मॉडल में एक भुजा शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला को दूसरी अन्य अपर्दी खाद्य श्रृंखला को निरूपित की, जैसे मैंने अभी बताया, है ना। इसमें वाई मॉडल में प्रत्येक में अंदर एक तो खाद्य श्रृंखला का, दूसरा क्या किसको निरूपित करी, ऊर्जा प्रवाह की धारा अपर्दन धारा या वाई कहलाती। इस प्रकार ऊर्जा प्रवाह की धारा या वाई का सीधी न होकर वाई आकार की होती है ना। इस प्रकार के सूर्य से प्रारंभ होकर हरे पादप के खाद्य श्रृंखला श्रृंखला विभिन्न पोषक स्रोतों अपघटनों का विभिन्न प्रभाव होता है। इसके बाद आता है ये जो मॉडल है सावित्रिक जो मॉडल था उसका ओडम का, इसमें भी बता रहा है। ये देखो पूरा का पूरा इसका बायोमास है, ठीक है। और ये इसने जो ऊर्जा ग्रहण की अंतर्गत ऊर्जा की है, ये इसकी स्टोर ऊर्जा है ना। और अनुपयुक्त ऊर्जा जो बाहर निकाल दी गई है ना। इसके बाद पी है इसका जो उत्पादन है वो, बी है बायोमास है, जैव भार है, एस है संचित ऊर्जा जो भी और चीज़ के बाद, जी है वृद्धि के लिए जो काम हो गई। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इसका मॉडल मतलब एक रूपी मॉडल दिया गया है ना, एक जीव को समझाने के लिए ये मॉडल दिया गया है। इसके बाद आता है जैव भू रासायनिक चक्र। इस अध्याय में ऊर्जा प्रवाह के विवेचन से यह स्पष्ट किया गया है कि हरे पौधे अपनी वृद्धि के लिए सौर ऊर्जा, आपको पता ही है सौर ऊर्जा, सनलाइट, CO2 और मृदा से कुछ खनिज तत्व और जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के बाद ये भोजन के जीवों से होते हुए खाद्य श्रृंखला विभिन्न पोषक स्तरों से होते हुए जीवों की मृत्यु के अवसाद अपघटन पूर्व मृदा में लौट जाता है ना। तथा पुनः हरे पौधे द्वारा प्रयुक्त हो जाता है। कैसे, देखो कि मान लो CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट के द्वारा C6H12O6 ये ग्लूकोज बनाया इसने, ठीक है। और ये भोजन है। अब इसको मान लो कोई जीव खाता है, जीव मर जाता है, तो उसके अंदर ये जो अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, उसकी मृत्यु के बाद जैव उपघटक द्वारा वापस क्या हो जाए, रिटर्न इनको मिल जाएंगे। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है ना, पुनर्चक्रण होता रहता है। जैविक समुदाय का प्रत्येक पोषण अणु जैविक वातावरण में प्रविष्ट होता है तथा पूर्ण वातावरण में लौट आता है। इस प्रकार पोषण तत्वों का बारंबार प्रयोग होता रहता है, पूर्ण चक्रण होता है। सौर प्रकाश ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह तथा पोषक पदार्थों को परिस्थिति पारिस्थितिकी के दो मूल सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखो कि अपन को पता है प्रकाश ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह था, अपन ने विभिन्न जो ओडम के जो नियम उनसे पढ़ लिया है ना, एक दिशा में प्रवाह होता है ना, उत्पादक से चरम तक होता है, चरम जो उपभोक्ता तो वहाँ तक होता है। लेकिन पोषक पदार्थों का परिसंचरण होता है, ये भी पारिस्थितिक तंत्र के दो मूल सिद्धांत है ना। क्यों, परिसंचरण पोषक पदार्थों का CO2 नाइट्रोजन जो भी होंगे उनका वापस चक्रण होता रहता है ना। तो इस प्रकार से खनिज अर्थात रासायनिक तत्वों के जीवों के भूमि के माध्यम से होकर चक्रीय भ्रमण के कारण इस क्रिया को जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है ना, वापस चक्रण होता रहता है इनका। तो वस्तुतः तत्व वायुमंडल से होकर चक्रीय भ्रमण कर, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वास्तव में इन तत्वों के परिसंचरण वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तथा जीवों का संगठित योगदान होता है। इन खनिज तत्वों के परिसंचरण अनेक भ्रमण पथ के अनुसार दो प्रकार से बांटा जाता है। गैसीय प्रकार का हो सकता है, इन तत्वों का मुख्य स्रोत जो कुंड होता है, भंडार वायुमंडलीय होता है, उदाहरण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। स्थलीय औषधि प्रकार का है ना, इन तत्वों का जो भंडार होता है, इस तो भूमि होती है, आपको पता ही है, जो तत्व पौधे द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम, मैग्नीज, सोडियम, ये सब भूमि में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले तो नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, आपको पता, नाइट्रोजन जो विशेष महत्व होता है जीवों के लिए, सभी के लिए, लेकिन सभी अपने जिसको अपने चाहे एमिनो एसिड्स की बात करें अपने बॉडी के अंदर, चाहे प्रोटीन्स की बात करें, चाहे और
न्यूक्लिक एसिड की बात करें, सब में नाइट्रोजन पाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल के 78% नाइट्रोजन, आपको पता ही है, अपन ने वायुमंडल गैस से पढ़ी थी। लेकिन ये नाइट्रोजन होता है अवेलेबल नहीं होती जब तक गैस नाइट्रोजन यौगीकरण द्वारा अमोनिया, तो ये नाइट्रोजन जो N2 फॉर्म में होती है ये अपन यूज़ नहीं कर सकते जब तक इसको अमोनिया या नाइट्राइट और नाइट्रेट में जब तक कन्वर्जन नहीं होता है इनका, जब तक अपन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूरी है कि इसको अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित किया जाए। और इनको परिवर्तित करने के लिए जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो बैक्टीरिया है वो इनको करते हैं। देखो सहजीवी जो जीवाणु उनके द्वारा होता है, जो है ना, ये पायतन बहुतायत स्वतंत्र जीवाणु द्वारा होता है। नाइट्रोजन चक्र विद्युत वितरण नाइट्रोजन के अध्ययन देखें जो पहले बता रखा है ना, या आपने 12th में भी आएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। अब बता दूसरा फॉस्फोरस चक्कर। फॉस्फोरस विभिन्न फास्फोरस कहाँ मिलता है, पर जो सेल होते हैं, चट्टानी होती है, वहाँ पे पाता है। ये अकार्बनिक फॉस्फोरस के रूप पौधों द्वारा अवशोषित होता है, ये अकार्बनिक फॉर्म में होगा। विभिन्न पोषक स्तर में पौधों, प्राणियों व शरीर में फॉस्फोरस होकर इन जीवों मत्स्योपरांत सूक्ष्म फॉस्फोरस जीवाणु द्वारा अपघटन कर खनिजीकरण क्रिया द्वारा कार्बनिक से अकार्बनिक में परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या होता है, जब जीव मर जाता है तो उसके अंदर जो हड्डियों के अंदर वगैरह सब के अंदर फॉस्फोरस होता है, उसका जो जीवाणु होते हैं वो अपघटन करके इसको अकार्बनिक फॉस्फोरस से कार्बनिक फॉस्फोरस से अकार्बनिक फॉस्फोरस में परिवर्तित कर देते हैं और वो फॉस्फोरस वापस यूज किया जाता है। उच्च स्तरीय पादपों में फॉस्फोरस का अवशोषण कवक मूल की उपस्थिति में तीव्रता से होता है। आपको पता ही है ना, कवक मूल होगा जो माइकोराइजा होगा उसकी बहुत ज़्यादा होगा फॉस्फोरस। यह तो किसी समय गैसीय अवस्था में वायुमंडल नहीं पाए थे, फॉस्फोरस गैसीय अवस्था में नहीं देता। जलीय आवास में प्रदूषण के इनका प्रमुख योगदान है। फॉस्फोरस जीवों की कोशिकीय ऊर्जा संबंधी क्रियाओं से में एटीपी के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा जीवदर्य का एक आवश्यक, ये आपको पता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है ना, और जीवदर्य का भी एक मुख्य अंश है। ये हड्डी दांतों का प्रमुख अवयव। फॉस्फोरस, कैल्शियम इत्यादि कुछ अन्य तत्वों की बड़ी मात्रा में जल के साथ समुद्र गर्भ में पहुंच जाती है, वहां से चट्टानों में रूपांतरित होती है। फॉस्फोरस से बनी होती है चट्टानें, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से फॉस्फोरस का है। इसके बाद आता है दूसरा सल्फर या गंधक चक्र, है ना। तो गंधक का मुख्य वर्ण ठोस रूप से पृथ्वी के अंदर ही रहता है, तथापि ये पौधों को ऑक्सीकरण अपचित रूप में ही प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसी रूप में प्राप्त होता है। सल्फर अनेक प्रकार के प्रोटीन्स, आपको पता ही है, प्रोटीन्स, विटामिन्स जैसे एंजाइम के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पादप प्राय इसे मृदा से सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। किस रूप में, याद रखना, सल्फेट आयन के रूप में, जहाँ ये विभिन्न पोषक प्राणियों से क्रियाओं से होकर गुजरता है। उपभोक्ता द्वारा उत्पादक जीवों की मृत्यु पश्चात अनोक्ष जीवाणु जैसे डिसल्फो, विब्रो, एरोबैक्टर तथा ऑक्सीजन जीवाणु थायोबैसिलस आदि शरीर में कार्बनिक सल्फर यौगिक को हाइड्रोजन सल्फाइड बदल देते हैं। और इस H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन होता है ना, इस H2S का जीवाणु द्वारा वापस ऑक्सीजन होता है, जिसके फलस्वरूप सल्फर पुनः प्राप्त हो जाती है। अपघटन इस कार्य में जीवाणु के अतिरिक्त कवक जैसे एस्परेजिलस, न्यूरोस्पोरा आदि का भी विशेष योगदान होता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकाश संश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अतिरिक्त कुछ प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, बैंगनी सल्फर जीवाणु, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए H2S का यूज करते हैं। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में H2O का यूज करते हैं, किसके साथ में, CO2 के साथ में। लेकिन याद रखना यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये किसका यूज करते हैं, H2S का यूज करते हैं, है ना, जिससे कारण सल्फर विमुक्त होती है। यह सल्फर सल्फेट SO4 आयन के रूप में मृदा में रहती है, जो पौधे पूर्ण चक्रण के द्वारा इसको अवशोषित कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अपना एक इजी सा टॉपिक था, है ना, इकोसिस्टम, ये आज अपने कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, जो इसका जो चैप्टर है पर्यावरणीय है, प्रदूषण की। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, सिद्धांतिक है, बुक के हिसाब से आप